फॉरेनर्स जापान छोड़कर मजबूरन अपने देश लौट रहे हैं। It would be absolutely terrible to live here. I'm gonna leave Japan unfortunately next week. I have 43 more days. They gave me like 2 months to leave the country. इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखना, आपको जापान के इमिग्रेशन डेटा में एक अननेचुरल सा पैटर्न दिखेगा। ये 1980 और 2021 का ऑफिशियल डेटा है, जिसमें इन दोनों भी ईयर्स में जितने भी फॉरेनर्स जापान आए, ऑलमोस्ट उतने ही जापान से वापस अपने देश लौट चले गए। इनफैक्ट 2021 में तो जापान आने वाले इमिग्रेंट सिर्फ 3.5 लाख थे, मगर जापान से वापस लौटने वाले 5 लाख फॉरेनर्स थे। एग्जैक्टली सेम पैटर्न इस दूसरे इंटरनेशनल डेटा में भी दिख रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने भी अपने रिसर्च में यह पाया कि सारे वीजा परमिट्स इनडेफिनेटली रिन्यूएबल होने के बावजूद 60% हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स जापान में 2 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहते। आपको कई ऐसे न्यूज हेडलाइंस और पब्लिक इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे जिसमें फॉरेनर्स खुद ये कह रहे हैं कि वो जापान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन एक और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि इन सभी के रीजंस एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। You know, it's a work oriented. Landlords would outrightly say, no foreigners. I'm kind of just like outcasted. They will not consider me completely Japanese. I notice when I go in stores and stuff, I'm followed around like real close. And you will never be Japanese. Doesn't matter how much, Japanese you speak or if you get naturalized as a citizen, it doesn't matter. सो आखिर सच्चाई क्या है? और नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई जापान जाना ही नहीं चाहता या ओवरऑल जापान में इमिग्रेशन रेट कम हो रहे हो। नहीं, 2025 में 3,75,000 यानी अब तक के हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेनर्स ने जापान में सेटल होने के लिए इमिग्रेट किया और पिछले 3 सालों से यह नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर से जापान की एजिंग पॉपुलेशन और लो बर्थ रेट्स की वजह से वहां की सरकार भी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू इमिग्रेशन को इंसेंटिवाइज कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर्स उनके देश में सेटल हो। और इसीलिए चाइना, कोरिया, वियतनाम जैसे कई देशों से लोग आज भी बड़े अरमानों के साथ हायर स्टडीज के लिए या जॉब के लिए या सिर्फ एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जापान पहुंच जाते हैं। मगर आखिर उनके साथ वहां पर ऐसा क्या होता है कि सिर्फ 1 या 2 सालों में ही वो मजबूर हो जाते हैं जापान को छोड़कर वापस से अपने देश में लौट आने के लिए। आज से 1 साल पहले एक अमेरिकन व्लॉगर एनमिंग पर्ल ने अपने YouTube वीडियो में जापान की जनता से एक सिंपल सा सवाल पूछा था। Why would Japanese people rather stand on a crowded train than sit next to a foreigner? आखिर क्यों कोई भी जापानीज एक क्राउडेड ट्रेन में खड़ा हो जाएगा मगर एक अमेरिकन लड़की के बाजू में नहीं बैठेगा? कई इमिग्रेंट्स का यह कहना है कि जापानीज लैंडलॉर्ड्स सीधा कह देते हैं कि उनके घर में डॉग्स, कैट्स एंड फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड। I was trying to find an apartment. There was a lot of times where, landlords would outrightly say, no foreigners. या फिर अगर वो कोई स्टोर में जाए तो उन्हें जापानीज स्टाफ फॉलो करता है देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, मगर ऐसा बाकी कस्टमर्स के साथ नहीं होता। Yeah, I notice when I go in stores and stuff, I'm followed around like real close and stuff. And I notice they don't do that for other people. So yeah, I am treated differently. And recently, जापान में एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट भी बढ़ चुके हैं। पिछले ही महीने एक प्रोटेस्ट में कई जापानीज सड़कों पर उतर के फॉरेन इमिग्रेंट्स के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। देखो, बात यह है कि अनलाइक यूएस या यूके, जापान एक एक्सट्रीमली होमोजेनस सोसाइटी है जहां की 98% पॉपुलेशन एथनिकली जापानीज ही है। सो क्या ब्लेटेंट रेसिज्म अगेंस्ट आउटसाइडर्स एक वजह है कि फॉरेनर्स जापान में कंफर्टेबली एक्सेप्टेड फील नहीं कर रहे? व्हाट अबाउट दिस? हर साल 2.5 लाख फॉरेनर्स सिर्फ और सिर्फ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जापान आते हैं, मगर खुद जापानीज नेशनल्स की यह हाल है। आज से 7 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एलेग्रा पेचेको जब जापान गई थी, तब उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि जापानीज एम्प्लॉइज इतना काम करते हैं कि वो ऑफिस से बाहर निकलकर रास्ते पर ही सो जाते हैं, मगर ये नींद से ज्यादा थकान की बेहोशी है। These are not dead bodies. This is not a crime scene. These are businessmen passed out on the streets of Tokyo after a long day at the office. इसके कुछ एक्सट्रीम केसेस भी है जिसे जापान में कारोशी कहते हैं, यानी कि डेथ ड्यू टू ओवरवर्क। In Japanese we have this expression called karoshi, which is literally death by overwork. ऑफिशियल डेटा के मुताबिक हर साल कारोशी रिलेटेड हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स की वजह से 400 लोग मरते हैं।
लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एक्चुअल फिगर 20,000 है। अब 20,000 मौतें कोई बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि ओवरवर्क टू द कंप्लीट एग्जॉशन। बट सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई केसेस में ये ओवरवर्क कंसेंशुअल होता है, यानी कि जापानीज एम्प्लॉयज खुद अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2021 में पैनासोनिक ने एक ट्रायल बेसिस पर अपने सभी 63,000 एम्प्लॉयज को 3 दिनों का वीकली ऑफ दिया था। बट गेस करो 63,000 एम्प्लॉयज में से कितने लोगों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया होगा? सिर्फ 150 लोग, यानी सिर्फ 0.24% लोग। एक्चुअली में जापानीज एम्प्लॉयज आर द वर्स्ट एट टेकिंग लीव्स, क्योंकि वहां पर छुट्टी लेना कल्चरली काफी शर्मनाक माना जाता है। जापान में काम सिर्फ एक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि एक तरह का जुनून है जो कंपनी की तरफ अपनी वफादारी दिखाता है। एंड क्योंकि जापानीज कल्चरली एक्सट्रीमली लॉयल होते हैं, कई केसेस में यहां पर ओवर टाइम करना एम्प्लॉयज का एक खुद का एक पर्सनल चॉइस होता है।